हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम भी HDE 101 के जो बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके उत्तर देखते हैं। तो इसमें एक प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि जो उसने कहा था, जो कहानी है उसके अंतर्गत जो एक पात्र है लहना सिंह, उसका मुख्य पात्री है कहानी का, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए, उनका चरित्र चित्रण करना है। तो लहना सिंह के बारे में हमें बताना है। तो लहना सिंह कौन था? लहना सिंह इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। उनके साथ हमारा परिचय अमृतसर के बाजार में होता है, यानी कि जब वो लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष थी और एक 8 वर्ष की लड़के के साथ उनकी मुलाकात होती है और वो उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारी गुडमा यानी कि सगाई हो गई। और हमें पता चलता है कि उनका ना जैसे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है इनकी इन बातों से भी कि वो पूछते हैं और जब लड़की कहती है कि हाँ मेरी तो सगाई होगी तो उनके हृदय को आघात लगता है। वैसे तो उन्हें पता नहीं है इन चीज़ों का इस उम्र में, लेकिन फिर भी उनके हृदय को आघात लगता है। शायद यह उस लड़की के प्रति उनके लगाव को दिखाता है कि लगाव और इस खबर को सहन नहीं कर पाते और इस वजह से वे दूसरों पे अपना गुस्सा निकालते हैं। लहना सिंह के चरित्र का यह पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन असामान्य नहीं। लड़की के प्रति लहना सिंह का सारा व्यवहार बालोचित है। लड़की के प्रति उसका मोह लगातार 1 माह तक मिलने जुलने से पैदा होता है, यानी कि वो रोज बाजार में मिलते हैं, रोज खेलते हैं साथ में, तो मोह उत्पन्न आपस में हो जाता है बच्चों में। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन लहना सिंह के चरित्र की एक और विशेषता का प्रकाशन बचपन में ही हो जाता है कि उसका साहस, इनकी वो कितने साहसी थे, जैसे दूसरों की मदद करते थे अपनी जान को जोखिम में डालकर। लहना सिंह जब सूबेदारनी से मिलता है तो वह बताती है कि किस तरह एक बार उसने तांगे के नीचे आने से उसे बचाया था और उसके लिए वह स्वयं ही घोड़े के आगे चला गया था। इस प्रकार लहना सिंह के चरित्र के दोनों पक्ष आगे कहानी में उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कैसे एक अनजान बालिका के प्रति उनके मन में स्नेह भाव पैदा हो गया और दूसरा उनके एक साहस के बारे में भी हमें पता चलता है। लेकिन 25 साल के बाद क्या, सीधी कहानी 25 साल के अंतराल के बाद होती है। वह बालिका क्या किसी और की पत्नी बन जाती है। लहना सिंह एक किसान का जो बेटा था वो बाद में सिपाही बन जाता है। सिपाही बनने के बाद भी उनकी मानसिकता, उनके स्वप्न व उनकी आकांक्षाएं किसानों की सी ही रहती हैं। वह सेना में एक मामूली सिपाही होता है और क्या करता है, वो एक जमादार के पद पे होता है। जमादार के पद के ऊपर वो काम करता है, लेकिन वहाँ भी किसानी जो समस्याएं होती हैं वो वहाँ पे उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वह छुट्टी लेकर जब अपने गाँव जाता है, जमीन के लिए मुकदमे की पैरवी करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे वही काम करता है। कहानीकार यह संकेत इसमें देता है कि लहना सिंह क्या विवाहित है या अविवाहित, यह हमें नहीं बताता है, इसमें हमें इस बात का पता नहीं चलता है। लेकिन कहानी में क्या एक मोड़ आता है और जो कहानी हम बचपन में 2 बच्चे बात कर रहे हैं वो सीधा जाके वो जब बड़े हो जाते हैं तो 25 साल बाद की आगे की कहानी होती है। उसमें हमें पता चलता है कि जो आपका लहना सिंह है वो एक वीर पुरुष दिखा सकते हैं उसको कि वो फौज में जा चुका है, वो फौज के अंदर भर्ती हो चुका है और जो लड़की थी उसकी शादी हो चुकी है और उसकी शादी सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुई है और उनका एक बेटा भी हो गया जो कि बोधा सिंह उनका नाम है। और लहना सिंह उसकी उम्र 37 साल हो गई और जो लड़की थी उसकी उम्र सूबेदारनी उसके साथ 33-34 साल की हो गई है। और हमें ये दिखाया गया है कि जो लहना सिंह है वो हैसियत में जो सूबेदार हजारा सिंह से है काफ़ी नीचे दिखाया गया है, यानी कि हजारा सिंह लहना सिंह की तरह मामूली किसान नहीं है, उसे तो बहादुरी का खिताब भी मिला है और लायलपुर में उसकी बहुत सारी जमीन जायदाद भी, यानी कि उसकी हैसियत लहना सिंह से काफ़ी ऊंची दिखाई गई है। लहना सिंह की हैसियत को थोड़ा नीचा दिखाया गया है। काफ़ी दिनों के बाद सूबेदारनी और वो लहना सिंह मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को पहचान जाते हैं। सूबेदारनी ने बचपन के उन संबंधों को अब तक अपने मन में जलाए रखा था, इसके लिए लहना सिंह को क्या बहुत अच्छा लगा था। उसी संबंध के बल पर सूबेदारनी का यह विश्वास करना कि लहना सिंह उसकी बात नहीं टालेगा लहना सिंह के लिए और भी विस्मयकारी था। वस्तुतः उसका लहना सिंह पर यह विश्वास ही बचपन के उन संबंधों की गहराई को व्यक्त करता है और इसी विश्वास की रक्षा करना लहना सिंह के जीवन की धुरी बन जाता है। यानी कि अभी भी लहना सिंह क्या है, किसी की एक बचपन का स्नेह ना, उसके लिए भी वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार खड़ा है। ये भी उसके चरित्र की विशेषता दिखाता है। लहना सिंह एक वीर सिपाही और खतरे के समय भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता है। युद्ध में वह इसलिए शामिल नहीं हुआ कि उसे अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी व्यक्त करनी है या सरकार से कुछ इनाम हासिल करना है, क्योंकि सिपाही होने के बावजूद वह तो किसानी के ही सपने देखता है, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर वह एक वीर नायक भी है।
खंदक में पड़े पड़े उकताने से वह शत्रु पर आक्रमण करना बेहतर समझता है। यहाँ पर भी उसकी कृषक मानसिकता प्रकट होती है, जो कि निकम्मेपन और ऊब से बेहतर तो लड़ते हुए अपनी जान देना ही समझते हैं। यानी कि उसके चरित्र के बारे में हमें पता लगता है कि वो एक किसान का बेटा ना, तो उसके अंदर कृषक की विशेषताएं, किसानी विशेषताएं भी हैं, और एक वीर सिपाही है तो उसके अंदर साहस भी दिखाई देता है। जब उनकी टुकड़ी में जर्मन जासूस लेफ्टिनेंट साहब बनकर घुस आता है, तब उसकी सूझबूझ और चतुराई देखते ही बनती है। उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि जो ये लेफ्टिनेंट साहब है, ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं बल्कि एक जर्मन जासूस है, और वह उसी के अनुकूल कदम उठाने के लिए भी नहीं हिचकिचाता है, यानी कि उसकी वीरता दर्शाता है। और उसका क्या तेज दिमाग के बारे में भी हमें पता चलता है। और बाद में उस जर्मन जासूस के साथ मुठभेड़ या लड़ाई के दौरान भी उसका साहस और चतुराई स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। किंतु इस सारे घटना चक्र में भी वह सूबेदारनी को दिए वचन के प्रति सजग रहता है और अपने जीते जी हजारा सिंह और बोधा सिंह पर किसी तरह की आंच नहीं आने देता है। यही नहीं, वो उनके लिए अपने आंतरिक भावना के कारण ही अपने घावों के बारे में भी सूबेदार को कुछ नहीं बताता है। पसलियों में लगी गोली उसके लिए प्राणघातक होती है और अंत में वह मर जाता है। लेकिन मृत्यु शैया पर भी जो उसकी आंखें क्या एक ही चीज ढूंढ रही होती है, और एक ही चीज उसके दिमाग में चल रही होती है कि एक तो सूबेदारनी का कहा हुआ वचन, और दूसरा आम के बाग में कीरत सिंह के साथ आम खाना। वही दो घटनाएं उनके दिमाग में चल रही होती हैं। सूबेदारनी ने बचपन के उन संबंधों के बल पर लहना सिंह के ऊपर जो भरोसा किया था, उसने उस भरोसे को निभाया था। उसके बल पर उसने अपने पति व पुत्र के जीवन रक्षा की भीख मांगी थी। लहना सिंह ने अपनी जान देकर भी उस भरोसे को रक्षा की थी, उस भरोसे को जिंदा रखा था। यह विश्वास और त्याग सूबेदारनी और लहना सिंह के संबंधों की पवित्रता और गहराई पर भी मोहर लगा देते हैं। जो स्त्री पुरुष है उनके बीच यह बिल्कुल नए तरह का संबंध है, और इस दृष्टि से लहना सिंह नए नायक दिखाई देते हैं हमें, जो कि सूक्ष्म रूमानी मानवीय संबंधों की एक आदर्श मिसाल सामने रखता है। अपने व्यक्तित्व की इन ऊंचाइयों के बावजूद भी जो लहना सिंह है, उनकी मृत्यु बहुत क्या बुरी अवस्था में थी। बहुत उनका अंत क्या दुखद था, बहुत त्रासद कही जा सकती है। उनका साहस, उनकी चतुराई, जिसके कारण जर्मनों को शिकस्त खानी पड़ी थी, इस योग्य भी नहीं समझी जाती कि कम से कम मृत्यु की सूचना का तो उल्लेख होता कि युद्ध के दौरान साहस दिखाते हुए लहना सिंह ने प्राण त्याग दिया। बल्कि समाचार इस रूप में छपता है कि मैदान में घावों से मर गया है। इससे यह पता चलता है कि जो सूबेदारनी थी, जिसके लिए कि उसने उसके बच्चे और उसके पति की रक्षा के लिए कहा था कि मेरे पति और उसकी रक्षा करो, उसके लिए भी लहना सिंह का बलिदान तो अकारत ही चला जाता है। लहना सिंह का ऐसा दुखद अंत उसे त्रासद नायक बना देता है, यानी कि दुखद अंत होता है उसकी कहानी का। तो ये भी हम कह सकते हैं कि लहना सिंह का जो चरित्र है उसके अंदर उसका जो अंत होता है काफ़ी दुख भरा दिखाया गया है। तो इस तरह से लहना सिंह के व्यक्तित्व की हम विशेषताएं देख सकते हैं। एक कहानी प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट है, जो शतरंज का खिलाड़ी कहानी है, उसकी कथा वस्तु पूछी जा सकती है, कथानक एक ही बात होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी है उसके अंदर के दो खिलाड़ी हैं, मिर्जा और मीर। उनके शतरंजी दाव पेज व उनकी जो आपस की मनस्थिति है ना खेलते टाइम, उनका सजीव चित्रण हुआ है। किंतु कहानी का कथ्य केवल इतना ही नहीं है। इन दोनों खिलाड़ियों के माध्यम से लेखक ने जो पतनशील समाज है उसकी गतिविधि और विनाश की भी तस्वीर दी है। इसलिए लेखक ने इन दोनों पात्रों को वाजिद अली शाह के जमाने के लखनऊ के वातावरण में पेश किया है। साथ ही इनकी गतिविधियों को सामाजिक गतिविधियों के साथ भी बार बार रखकर पेश किया है। ये जिस समय और समाज में रह रहे हैं यह उनके अनुकूल है ही नहीं, इसलिए इन्हें चित्रित करने के लिए लेखक ने इनके समय के जो लखनऊ है उनको भी चित्रित किया है। और जब ये शतरंज खेल रहे होते हैं तो इनकी चालों के साथ साथ समाज और राजनीति में घटित घटनाओं को भी लेखक दिखा देता है। जैसे कि लखनऊ में कंपनी के जो सिपाही आते हैं और वाजिद अली शाह है उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, ये सारी की सारी घटनाएं उसमें दिखाई देती हैं। इन सारी घटनाओं में निर्लिप्त रहकर भी ये दो खिलाड़ी ये शतरंज खेलते रहते हैं। यह क्रिया शतरंज के खिलाड़ियों की सहज निष्क्रियता को सूचित करती है, उस समय के समाज की पूरी पतनशील मानसिकता को भी दर्शाती है। इन दोनों घटनाओं को समानांतर प्रस्तुत करके जो साहित्यकार सत्यजीत राय है उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी नाम से प्रेमचंद की इस कहानी पर एक फिल्म भी बनाई, यानी कि ये शतरंज के खिलाड़ी नाम से ही फिल्म भी बनाई गई है इस कहानी के ऊपर ही। यह कहानी ऐतिहासिक यथार्थ पर आधारित है। इसमें वाजिद अली शाह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनकी गिरफ्तारी ये क्या एक ऐतिहासिक सच्चाई दिखाई गई है, और उस समय की जो सामाजिक राजनीतिक जो जीवन था उसकी तस्वीर भी पेश की गई, यानी कि जो परिवेश है उसमें ऐतिहासिक सच्चाई भी है।
मिर्जा और मीर जो वो काल्पनिक पात्र होकर भी उस काल की विलासी मनोवृत्ति के सच्चे प्रतिनिधि पात्र है, बल्कि यूं कहा जाए कि इन काल्पनिक पात्र हैं, इनके माध्यम से कथा जो कही गई है, लेखक ने उस समय की यथार्थ कथा कही है। इसलिए काल्पनिक पात्रों की कथा का भी बड़ा महत्व है और यह देखना कि यह कथा उन्होंने किस सलीके से कही, यानी किस तरह से, कितनी अच्छे से उन्होंने यह कथा कही है। प्रेमचंद कहानी को मोड़ देने के लिए प्राय कुछ मार्मिक घटनाओं का भी सहारा लेते हैं। इन घटनाओं से क्या कहानी में थोड़ी मार्मिकता आ जाती है। इस कहानी में भी उन्होंने कहानी के निर्माण व विकास में कुछ प्रसंगों व घटनाओं का सृजन किया है और जो इनकी कहानी है इन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ में पूरी विडंबना के साथ पेश किया है। इसमें मिर्जा और मीर दोनों आर्थिक व्यवस्था जो समस्या उसके मुक्त परोपजीवी जागीरदार है, इसलिए निश्चिंत होकर वे शतरंज खेल सकते हैं और खेलते हैं। यानी उस काल के पतनशील विलासी वातावरण में उपजे इन दोनों खिलाड़ियों को शतरंज खेलते रहने की सुविधा है। बाजी जमती है मिर्जा के यहाँ, जैसा कि स्वाभाविक है, दिन रात शतरंज में लिप्त है, इसलिए पति से पत्नी उपेक्षित महसूस करती है। मिर्जा की जो बीवी है वो भी इस खेल से झल्लाती है, क्योंकि पूरे दिन वो दोनों उसी में खेलते रहते हैं तो वो परिवार पे ध्यान नहीं दे पाते। मिर्जा की पत्नी भी उसे भला बुरा कहती है और मिर्जा सारा दोष मीर पर डाल देते हैं। एक दिन मिर्जा की बेगम साहिबा गुस्से में शतरंज की बाजी उलट देती है और उन दोनों को मजबूर होकर अपनी जगह बदलनी पड़ती है खेल के लिए। अब बाजी मीर के यहाँ जमती है, किंतु मीर की बेगम साहिबा को अपने प्रेमी से मिलने में दिक्कत होने लगती है और सरकारी घुड़सवार के रूप में अपने प्रेमी को भेजकर मीर और जो मिर्जा उनको धमकी दिलवा देती है। दोनों को डर है कि कहीं कोई पकड़कर युद्ध में ना भेज दे, अतः दोनों ऐसी जगह पर खेलने के लिए जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई न देख सके। इसके लिए वे शहर से दूर एक खंडहर का चुनाव करते हैं। वे अंधेरे में निकल जाते हैं और अंधेरे में ही लौट आते थे और एक दिन उसी खंडहर में शतरंज खेलते हुए एक दूसरे से कहासुनी हो गई और वे आपस में लड़कर मर जाते हैं। मिर्जा और मीर के समान ही पतनशील सामंती समाज का भी अंत होता है। यही जो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने इस कहानी के अंदर दर्शाया है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मिर्जा और मीर के शतरंज खेलने के पीछे वास्तविक कोई घटना नहीं है और कोई वहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन जो परिवेश है उसके स्थान पर बदलने के पीछे कोई घटना नहीं है, घरेलू संदर्भ है। दोनों के आपस में लड़कर कट पर जाने के पीछे भी कोई घटना नहीं है, उनकी शतरंज सुलभ बातचीत और मानसिकता ही सिर्फ दिखाई गई, यानी कि सिर्फ एक शतरंज गेम के द्वारा उस समय की यथार्थ सामंतवादी जो व्यवस्था है उसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट करवाया है। इसलिए इस कहानी का कथानक बहुत सहज माना गया है और कहानी की गणना प्रेमचंद की उन गिनी चुनी कहानियों में होती है जो कि पात्रों और परिवेश के से संचालित होने के कारण अधिक सहज प्रतीत होती है। यानी इसमें ऐसा लगता है कि कोई कहानी कही जा रही है, ऐसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि जीवन के कोई एक जीवन का टुकड़ा हमारे सामने दर्शित हो रहा है, किसी का वर्णित हो रहा है, जीवनता व सच्चाई के साथ मूर्त कर दिया गया हो। तो ये शतरंज के खिलाड़ी कहानी की कथा वस्तु है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरणदाता कहानी की कथा वस्तु भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। शरणदाता जो कहानी है उसकी कथा वस्तु किस तरह से होती है? कथा का आरंभ होता है, फिर कथा का विकास होता है और फिर कथा की परिणति, यानी कि कथा अपने अंत तक पहुंचती है। तो शुरू करते हैं कथा के आरंभ से। कथा का आरंभ लाहौर में रहने वाले भिन्न भिन्न धर्मों के दो मित्रों देवकीलाल और रफीकुद्दीन की बातचीत से होता है। 1947 का टाइम भारत विभाजन का टाइम था। लाहौर में वातावरण तनावपूर्ण था, किसी भी समय सांप्रदायिक जो दंगे थे ना वो भड़क सकते थे, इसलिए जान माल की हिफाजत में अल्पसंख्यक हिंदू रोज बड़ी तादाद में वहां से पलायन कर रहे थे। अपने मोहल्ले में देवकी नंदन लाल जी जो थे अकेले हिंदू बच गए थे, इसलिए वे भी लाहौर छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन जो उनका दोस्त था रफीकुद्दीन, वह उन्हें कह रहा था यहीं रह लो तुम। बुरे वक्त में स्वयं आगे बढ़कर उनकी रक्षा का दायित्व भी वो ले लेता है। देवकी नंदन थे, देविंदर लाल जो थे, उनकी बात मानकर लाहौर में रहने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन हालात बिगड़ते जाते हैं। हिफाजत के लिए उन्हें जो रफीकुद्दीन उनका दोस्त था उनके यहाँ शरण भी लेनी पड़ती है। जो दंगई लोग थे उनके घर को लूटकर आग लगवा देते हैं। कहानी का पहला भाग यही समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो लेखक है उन्होंने इस कहानी में क्या है, जो मुख्य पात्र है उनके व्यक्तित्व चरित्र की विशेषताएं बताई हैं, सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल जो दोनों दोस्त हैं उनके बारे में बताया, और जो सामाजिक परिवेश था उसमें विद्वेष, घृणा,
वैमनस्य, भय का माहौल, वो सब दिखाया है। यह पात्र और परिवेश विलोम बनकर एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। कहानी के दूसरे भाग में दोनों के बीच घटने वाली घटनाओं के प्रभाव को एक दूसरे पर घटित होते देखा जा सकता है। लेखक ने दृष्टि का विस्तार करते हुए पाकिस्तान व हिंदुस्तान की सरहदों के भीतर घटने वाली घटनाओं का भी वर्णन किया है। इनमें आत्मविश्वास और आतंक को बढ़ाने वाली घटनाएं जो कि बुराई का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ घटनाएं नफरत और अविश्वास के बीच प्रेम व सद्भावना के बीच बोती हैं जो कि अच्छाई का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतीक है। और कुछ बुरी घटनाएं हैं जो रफीकुद्दीन के मनोबल व विश्वास को भी डगमगा देती हैं। वे उसे डर है कि रफीकुद्दीन को कि अब क्या करेंगे, वे अपने जो उनका दोस्त है देवीनंदन लाल उसकी रक्षा कैसे कर पाएंगे, कर पाएंगे भी। इन जो अच्छी घटनाएं होती हैं वे उनके मनोबल को बढ़ाने के बजाय क्या उनको लाचार बना देती है, बेरोजगारी, उनकी बेचारगी को उजागर करती है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि अकेले दम पर किसी भी विजातीयता की रक्षा करना इस समय तो संभव बिल्कुल नहीं है। अगर उन्हें जनशक्ति का सहारा भी मिल जाए तो क्या नहीं कर गुजरते, लेकिन कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। देवीनंदन लाल रफीकुद्दीन के उहाप और मानसिक परेशानी से परेशान है, लेकिन शरणार्थी की हैसियत से वे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद कथा का विकास होता है, यानी कथा आगे बढ़ती है। कहानी परिचयात्मक प्रवृत्ति छोड़कर लेख के उद्देश्य के साथ जुड़ जाती है। लेखक राष्ट्र की राजनीति स्वतंत्रता, व्यक्ति की मानसिक नैतिक स्वतंत्रता की अवधारणा को आमने सामने रखता है। वह दुखी है कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है वह अपने ही भाई बंधुओं को मटिया मेट करना क्यों हो गया, यानी कि अपने ही भाई बंधु हैं उनको ही चोट क्यों पहुंचा रहे हैं सब एक दूसरे को। क्या ऐसी स्वतंत्रता जो वो राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थिर कर पाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। कहानी के चौथे भाग में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटती और परिवेश के चित्रण के नाम पर सिर्फ शेख साहब के अहाते का वर्णन किया जाता है। यहीं पर विलार का परिचय दिया जाता है जो कि कहानी को चरम परिणति की ओर अग्रसर करने में सहायक होती है। लेकिन यहाँ लेखक ने विशेष ध्यान रखा है कि यह पाठक के सामने जेल के बिंब को ही उभारे। लेखक ने जानबूझकर कैदी की इसी स्थिति में देवीनंदन लाल को दिखाना चाह रहे हैं उसमें कि ताकि पाठक क्या खुद स्वयं मनुष्य के पतन के कारण संभावना व दशा के ऊपर विचार कर सके। यह अंश विचार प्रधान है, इससे कहानी के प्रभाव में किंचित स्थिरता आ जाती है, पर कहानी का जो मर्म है वो लेखक सब दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। लेखक ने घटनाओं के माध्यम से विचार विश्लेषण को तीव्र किया है और एक के बाद एक नाटकीय गति से अनेक घटनाएं घटी है। जैसे देवीनंदन लाल जो है उनको रोज की तरह मुसलमानी रोटी की जगह पर हिंदू खाना परोसा जाता है। फुलकों की तहों के बीच कागज पर चिट है जिस पे लिखा है खाना कुत्तों को खिलाकर खाइएगा, अर्थात मारने वाले से ज्यादा चौकसा बचाने वाला। तीसरी घटना है देवीनंदन लाल की जो स्तंभित अवस्था, शब्द, क्रिया और आचरण, इन तीनों के जरिए वे द्वंद्व, भय व आत्मरक्षा के लिए चिंतित दिखते हैं। इसके बाद कथा की परिणति होती है, यानी जो कहानी होती है अपने अंत की तरफ बढ़ती है। लेखक चाहता तो 5वें भाग तक की कहानी समाप्त कर सकता था, कहानी अपूर्ण भी न रहती और भारत विभाजन के दौरान वे अमानवीय कृत्यों की साक्षी भी बनी रहती। देविंदर लाल जो थे उनकी कुशलता को लेकर पाठकों की चिंताएं और विवाद कहानी के प्रभाव को जीवंत बनाए रखते हैं। लेकिन कथा का अंतिम भाग पात्रों व घटनाओं की परिणति मात्र नहीं होता, वह कहानी के पूर्ववर्ती भागों में बीज रूप में बोई गई लेख की संवेदना और भावाकुलता को ठोस और मूर्त रूप देने का प्रयास होता है। लेखक ने कथा के प्रारंभिक भाग में अमृतसर के सिखों की कौमी एकता का भी वर्णन किया था, जिन्होंने जान जोखिम में डालकर अल्पसंख्यक मुसलमानों को सुरक्षित अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचाया था। इसी तरह कहानी के उत्तरार्ध में बताया गया है कि किसी ने देवेंद्र लाल को भोजन में विष मिले होने की सूचना दी, लेकिन घटना और विश्लेषण के भार तले दबकर हम शायद यह बताना भूल गए होंगे कि इन घटनाओं की प्रासंगिकता और महत्व क्या हो सकते हैं। दरअसल यही दोनों जो घटनाएं हैं ये कहानी का मूल भाव है। इनके माध्यम से लेखक यह रेखांकित करना चाहता है कि भलाई हमेशा दुर्बल और साहसहीन नहीं हुआ करती है। ऐसा होता है बुरी ताकतें भी सभ्यता और संस्कृति को पनपने न देती। इसलिए कहानी के छठे अंतिम भाग में लेखक ने अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए पाठकों को 2 सूचनाएं देता है कि एक देवेंद्र लाल है वो जीवित है और दिल्ली में, दूसरा जैबू निसा ने ही देवेंद्र लाल है उसको कि खाना विश्व का है वो इसलिए ना खाए वो सूचना दी थी। वह चाहती है कि उसके उदाहरण के सामने रखकर व्यक्ति अपने ईमान और विवेक पर विश्वास रखे। धर्म, कौम, वर्ग, वर्ण के विभाजनों से ऊपर उठकर वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्यता की रक्षा करने के लिए तत्पर है। ऐसा व्यक्ति ही सही अर्थों में मानवता का
शरणदाता है, यानी कि वही मानवता को रक्षा कर सकता है, वही नए समाज का सर्जक है, नहीं तो हैवानियत की प्यास कब तक रक्षक को भक्षक बना सकती है, ये कहा नहीं जा सकता। यही इस शरणदाता कहानी का मर्म है। घटना प्रधान होने के कारण स्थूल रूप से इसका पाठ सरल लगता है, लेकिन विश्लेषण करने पर इसके मर्म में लिपटी वैचारिक जटिलता व दार्शनिकता प्रत्यक्ष हो जाती। यही कहानी और कहानीकार को अविस्मरणीय बना देने में भी सफल है। ये तो यहाँ पे शरणदाता जो कहानी है उसका कथानक पूरा होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, बाकी के कुछ बचे हुए प्रश्न हैं उनका मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे वो प्रश्न भी। तो देखिए जो बाकी प्रश्न है कि शरणदाता कहानी की भाषा कैसी है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक आता है ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी जागरण की चेतना पर प्रकाश डालिए। नारी के जागरण की चेतना है ध्रुव स्वामिनी नाटक में कैसे दर्शाई गई है उसके बारे में प्रश्न आता है इम्पोर्टेंट, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों में आप जो ये शब्द देख रहे हैं जिन पे कि कोमा किया दिया गया, जिनको इम्पोर्टेंट बनाया गया, जैसे जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी संपत्ति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तो ये वाला जो भी सेंटेंस होता है ना इम्पोर्टेंट सेंटेंस, ये किसी के द्वारा बोले गए हैं, ध्रुव स्वामिनी के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा, किसी और के द्वारा। तो ये प्रश्न आपके सप्रसंग व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सारे के सारे जो टॉपिक है छोटे छोटे, ये हो गया एक, ये 2-3 लाइनें जो हैं कि अगर ये आ जाएगी, पराधीनता की एक परंपरा सी उसकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई थी, उसे समझकर भी भूल करनी पड़ती है, ये आएगा। और फिर लिखेंगे कि इसकी सप्रसंग व्याख्या करिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये ध्रुव स्वामी से लिख सकते हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट लाइन है, इनको भी आप देख लीजिएगा ये प्रश्न पढ़े तो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए, तो वो आंसर आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट एक ध्रुव स्वामिनी से ही आता है, ध्रुव स्वामिनी का प्रतिपाद्य या फिर उद्देश्य क्या है ध्रुव स्वामिनी नाटक का, तो वो आप देख लीजिए एक बार, इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं ध्यान से, अगर इसे पढ़ लेंगे तो। प्रश्न आता है कि नारी जागरण की चेतना, तो उसका आंसर भी यही है।
एक प्रश्न आता है निर्मला उपन्यास के, निर्मला उपन्यास में वर्णित समस्याएं कौन कौन से, निर्मला में क्या दिखाया गया है कहानी में, हमें वो बताइए। निर्मला उपन्यास का प्रतिपाद्य क्या है, इसकी शीर्षक की उपयुक्तता पर विचार कीजिए। इनका आंसर एक ही रहेगा, तो वो आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है निर्मला उपन्यास के, निर्मला उपन्यास का कथानक क्या है, कथानक पे विचार कीजिए। निर्मला का कथानक या कथावस्तु एक ही बात है। बाकी कुछ और बचे हुए प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध की अंतर्वस्तु क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार। नेक्स्ट प्रश्न है रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है उसका प्रतिपाद्य क्या है, वो बताइए। यानी कि इसमें इसका उद्देश्य क्या है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का। रात बीतने तक की जो भाषा शैली है उसके ऊपर भी प्रश्न आता है छोटा आपके एग्जाम में। रात बीतने तक एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक है, यह स्पष्ट कीजिए। यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
तो यहाँ पे BHDE 101 के इम्पोर्टेंट प्रश्न के जो सारे आंसर थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।